आज हम पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीन लैंग्वेज एक कोड है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। जिसे आपका जो कंप्यूटर डेवलप किया गया था शुरुआती समय में, तो उसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए। और कंप्यूटर इसीलिए आपका मशीन लैंग्वेज से बना हुआ इंस्ट्रक्शन को रीड कर पाता है। जब आप कंप्यूटर में कोड को लिखते हो तो वह आपका मशीन कोड में होना चाहिए। मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड एक ऐसा कोड होता है जो कि बाइनरी कोड में होता है। बाइनरी कोड आप पहले से ही जानते हो कि 0 और 1 यहाँ पे दो सिंबल होते हैं और इन्हीं से एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि 0 1 के कॉम्बिनेशन से एक सीक्वेंस बनता है और उस तरीके के सेट को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। उस तरीके के बहुत सारे सेट को हम कहते हैं यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं मशीन कोड के अंदर। अब मशीन कोड सिर्फ आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है, इसीलिए कंप्यूटर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है क्योंकि वो 0 1 को समझना जानता है सिर्फ। लेकिन हमारे लिए ये चीज़ को अंडरस्टैंड करवाना मुश्किल है। ये तो हमने जान लिया कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। अब बात यह है कि यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज है वो हर एक कंप्यूटर का डिफरेंट होता है। जैसे आपके पास अगर विंडोज़ 7 का कोई कंप्यूटर है, तो अगर आपने उसमें कोई कोड को रन किया है, तो रन करने पे जो मशीन कोड आएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट कोड निकलेगा, वो ऑब्जेक्ट कोड आपका उस स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए होगा, यानी कि विंडोज़ 7 के लिए होगा। आप उसको अगर विंडोज़ 10 में रन करोगे तो वो रन नहीं करेगा, या अगर आप एप्पल के कंप्यूटर में यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करोगे तो वहाँ पे भी रन नहीं होगा, या अगर आप उसको लाइनक्स में रन करते हो तो उसमें भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हर एक कंप्यूटर के लिए अपना स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज का कोड होता है, इसे हम मशीन कोड कहते हैं। मशीन कोड हर किसी का डिफरेंट होता है। होते सब 0 1 से ही मिलके बने, लेकिन उनका तरीका अलग होता है समझने का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपने किसी प्रोग्राम को विंडोज़ पे रन किया है वो सिर्फ उस मशीन पे ही रन करेगा। वहीं आप अगर उसको एप्पल कंप्यूटर पे रन करते हो तो वो रन नहीं करेगा। अब आपको एप्पल कंप्यूटर में उस कोड को रन करने के लिए आपको एप्पल कंप्यूटर के ऊपर उस पूरे प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ पे भी उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो, एग्जीक्यूशन ऐसे नहीं होता, कंपाइल करना पड़ता है। तो जब आप कंपाइल करते हो तो आपको वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा जो कि अब जाके आप एग्जीक्यूट कर पाओगे अपने एप्पल कंप्यूटर के अंदर। तो वहाँ पे आपने डिफरेंट कोड को अब यूज़ किया। अब वहाँ पे वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अब आप सोचोगे कि उसको हम विंडोज़ 7 में रन करें तो वो रन नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे मशीन कोड डिफरेंट होगा। तो दोनों का मशीन कोड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन भाषा दोनों की एक ही होगी, वो होगी मशीन लैंग्वेज। उनमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए होंगे वो 0 1 में होगा, यानी कि वो बाइनरी कोड से लिखा गया होगा, इसलिए हम उसको कहते हैं मशीन कोड। ठीक है, बस एक बात को ध्यान रखें कि यहाँ पे हर एक कंप्यूटर का मशीन लैंग्वेज डिफरेंट होता है। और एक बात यहाँ पे और भी ध्यान रखें कि यहाँ पे आपका जो मशीन लैंग्वेज होता है उसे कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अगर आपका कोई प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है तो उसे कंप्यूटर आपका डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें थी जिससे मशीन लैंग्वेज कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज की तरफ। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है जिसे हमारी मशीन लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम्स थी उसको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था। मशीन लैंग्वेज के अंदर हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते थे तो बड़ा टीडियस प्रोसेस होता था, क्योंकि इसमें हमें कोडिंग करते वक्त हर एक कोड को, यानी कि 0 1 के इंस्ट्रक्शन को हमें ध्यान से लिखना पड़ता था कि कहीं एक 0 एक्स्ट्रा ना हो जाए, वरना एरर बहुत लंबी आएगी और उस एरर को हमें फाइंड आउट कर पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे 0 1 का ही कॉम्बिनेशन हर जगह यूज़ हो रहा होगा। तो इसलिए दिक्कत तो थी। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया। अब असेंबली लैंग्वेज में फ़ायदा ये था कि आपका जो मशीन कोड का इंस्ट्रक्शन होता था, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1001 लिखा हुआ है, ये कोड जो होता था आपका, ये कोड जो है ये आपका मशीन लैंग्वेज में है। लेकिन इस मशीन कोड को आप असेंबली लैंग्वेज में दूसरी तरीके से लिख सकते थे। यहाँ पे इस कोड का मतलब था ऐड। अब ये कोड का मतलब ऐड है, तो आप अब इस मशीन इंस्ट्रक्शन को लिखने की जगह पे ऐड का यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके के बहुत सारे ऑपरेशंस करने के लिए डिफरेंट तरीके के सिंबल ऑपरेशंस थे। ये सिंबल्स को हम असेंबली लैंग्वेज में मिनिमोनिक कोड कहते थे। क्या कहते थे? मेनेमोनिक कोड। अब ये मेनेमोनिक कोड आपके एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि एक इंस्ट्रक्शन होता था, जो कि एक इंस्ट्रक्शन होता था मशीन लैंग्वेज का, जिसे असेंबली लैंग्वेज के अंदर
एक कंपाइल करके एक सिंबल के फॉर्म में कर दिया गया था, जिसे हम मिनिमोनिक कोड कहते थे। अब आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई कि मिनिमोनिक कोड क्या था। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम था कि मशीन लैंग्वेज को आप जब यूज़ करते थे तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते या कंपाइल करने की कोशिश करते तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता था। जब आप इसे कंप्यूटर को देते थे तो कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, क्योंकि कंप्यूटर तो क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अब हमें ये जो असेंबली लैंग्वेज का कोड था इसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत थी मशीन कोड में। तो अब यहाँ पे हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी जिसका नाम था असेंबलर। अब असेंबलर वो प्रोग्राम था जो कि हमारे असेंबली लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट कर देता था मशीन कोड में। अब हमारी मशीन जो होती थी वो इस असेंबलर का यूज़ करके हमारे कोड को रन कर लेती थी आराम से। अब इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर लेता था और हमें हमारा गिवन आउटपुट मिल जाता था। तो यहाँ पे ये प्रोसेस आपका असेंबली लैंग्वेज का था, और असेंबली लैंग्वेज के अंदर असेंबलर का काम भी आपको पता चल गया कि ट्रांसलेशन करने का काम असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में उस कोड को असेंबलर करता था। ठीक है, तो ये असेंबली लैंग्वेज का एक बेसिक सा डिटेल था, और यहाँ पे आपने मशीन लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ा। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे आपका हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। अब देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज आई, फिर आपका असेंबली लैंग्वेज आया, अब आएगा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी 1950s में, जो नई लैंग्वेजेस आना स्टार्ट हुई थी, जैसे बेसिक, सी, कोबोल, फोर्ट्रान, इस तरीके की जितनी भी लैंग्वेजेस थी, जैसे कि इसमें जावा भी थी। तो ये सभी जो लैंग्वेजेस थी ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज थी। क्यों इन्हें हाई लेवल लैंग्वेज बोला जा रहा था? क्योंकि इनके अंदर जो हम कोड लिखते थे, यानी कि यहाँ पे जो हम प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखते थे वो हमारा इंग्लिश के जैसे वर्ड्स का यूज़ करके बना होता था, इसलिए हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा गया होता था उसे हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। अब उसे भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत थी। अब वहाँ पे असेंबलर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करता था। तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक अलग तरीके का प्रोग्राम बनाएगा जो कि कोड को ट्रांसलेट करे हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक अलग तरीके का प्रोग्राम बनाएगा जो कि कोड को ट्रांसलेट करे हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में। यहाँ पे वो प्रोग्राम्स दो तरीके के थे। पहला जो प्रोग्राम था हमारे पास उसका नाम इंटरप्रेटर था। इंटरप्रेटर क्या करता था? इंटरप्रेटर हमारे कोड को लाइन बाय लाइन, जो हमने कोड लिखा होता था हाई लेवल लैंग्वेज में, उस कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता था मशीन कोड में। वहीं हमारे पास एक और प्रोग्राम था जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में बदलता था, जिसे हम कंपाइलर कहते थे। कंपाइलर क्या करता था? कंपाइलर हमारा जो सोर्स कोड होता था उस पूरे सोर्स कोड को एक साथ ही कंपाइल कर देता था मशीन कोड में, मतलब उसको ट्रांसलेट कर देता था मशीन कोड में। तो ये आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर आपके हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता था और कंपाइलर एक साथ ही पूरे कोड को कंपाइल कर देता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये तो समझ लिए कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और इसी तरीके से हमने असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ ली और मशीन लैंग्वेज भी पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था कंपाइलेशन का। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे कंपाइलेशन प्रोसेस को पहले छोटे तरीके से समझ लेते हैं कि कंपाइलेशन प्रोसेस में होता क्या था पहले के समय में। देखिए, आपने अगर कोई प्रोग्राम को डेवलप किया, किसी सोर्स कोड को, मान लीजिए सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपने एक कोड को बनाया। अब वो सोर्स कोड आप कंपाइलर को देते थे। अब कंपाइलर क्या करता था? उस पूरे सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसफॉर्म कर देता। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड जो था एक मशीन लैंग्वेज का ही एक स्पेशल फॉर्म था जिसे ये हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये जो आपका मशीन लैंग्वेज का जो कोड था जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कह रहे थे, ये सिर्फ इस स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करता था। तो ये भी एक यहाँ पे
दिक्कत की बात थी। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम लोग अगर हाई लेवल लैंग्वेज से कोई प्रोग्राम को डेवलप करते रहे, तो वो डेवलपमेंट के बाद जो प्रोग्राम हमारा होता था उसे हम जब कंपाइल करते थे, अब डेवलप जब करते थे, तो वो प्रोग्राम जब हम कंपाइलर के पास भेजते थे, तो कंपाइलर उस प्रोग्राम को हमारे मशीन के अकॉर्डिंग, जो कि अगर हम विंडोज़ 7 में अगर हमने उस कोड को किया है, तो विंडोज़ 7 का जो विंडोज़ का कंपाइलर है सी लैंग्वेज का, वो उसको विंडोज़ के मुताबिक उसकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। अब वो जो कन्वर्ट करके एक नया कोड देता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट कोड जो होता था वो मशीन लैंग्वेज ही होता था, जिसे आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते थे। वो ऑब्जेक्ट कोड भी आपका एक तरीके से मशीन कोड ही होता था, जिसे आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते थे अपने कंप्यूटर में। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी, एक लिमिटेशन थी, कि ये सिर्फ एक ही पीसी के ऊपर रन कर सकता था, जिसमें आपने बनाया है उसी में ये रन कर सकता है। तो ये एक इसके साथ एक इशू था। तो यहाँ पे जो हमने प्रोसेस पढ़ा, ये कंपाइलेशन प्रोसेस था ट्रेडिशनल अप्रोच में। इसी को हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कोड हमने बनाया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया, और वो कोड हमने सी लैंग्वेज पे लिखा था। तो एप्पल कंप्यूटर में जो सी कंपाइलर होगा, वो एप्पल कंप्यूटर के मुताबिक उसके मशीन कोड में ट्रांसफॉर्म करेगा उस कोड को, यानी कि ट्रांसलेट करेगा। तो कंपाइलर उस कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल लेगा, लेकिन वो जो कोड होगा वो आपका कौन सा कंप्यूटर समझ पाएगा? सिर्फ एप्पल का कंप्यूटर समझ पाएगा, क्योंकि वो कोड स्पेसिफिकली एप्पल कंप्यूटर के उस स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए बना है। तो वो सिर्फ वही कंप्यूटर समझ पाएगा, उसके अलावा अदर कोई कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। तो अब यहाँ पे ये भी एक इशू है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपका जो प्रोग्राम होता था, आप जब उसको कंपाइल करते थे, यानी कि ट्रांसलेट करते थे मशीन कोड में, तो वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था वो कोड, कि आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर रन नहीं करेगा, सिर्फ वो मशीन कोड आपका सिर्फ उसी कंप्यूटर के ऊपर रन करेगा। यानी कि अगर आपने अपने प्रोग्राम को डेवलप किया है, तो उसे आप उसी कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हो, उसके अलावा किसी अदर कंप्यूटर पर रन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, किया गया। अब इस चीज़ को रिड्यूस किया गया जावा के अंदर, जावा के कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर इस चीज़ को रिड्यूस कर दिया गया। तभी तो हमारे पास एक नया फीचर है जिसका नाम था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि आप कंपाइलेशन करो और इस कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच के प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए जावा नाम की लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जावा कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी और इसका किस तरीके से मेजर यूज़ हो रहा था हर जगह पे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, वैसे वैसे हम इसकी नई नई चीज़ों को और नई अपॉर्चुनिटीज़ को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे जावा कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं छोटे से तरीके से। पहले देखिए क्या होता है कि जब आप जावा कंपाइलेशन प्रोसेस को बात करते हो, तो यहाँ पे इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल करके विंडोज़ 7 के अंदर एक प्रोग्राम बनाया। अब वहाँ पे जो आपने प्रोग्राम डेवलप किया है, वो आपने बनाया है एक ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रायंगल की हाइट वाइट कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम बना लिया। अब ये जो प्रोग्राम है आपका, ये आपका क्या कैलकुलेट करके देगा? ये आपका हाइट कैलकुलेट करके देगा ट्रायंगल का, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइलर से पास करोगे, तो यहाँ पे कंपाइलर से आपका जावा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? कंपाइल कर दिया जाएगा। अब कंपाइल होने के बाद आपको एक नए तरीके का कोड मिल जाएगा। वो कोड आपका मशीन कोड ही होगा, लेकिन वहाँ पे आपका ये जो कोड होता है वो उसे हम बाइट कोड कहते हैं। चलिए इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझते हैं शुरू से, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया जावा का, ठीक है। अब वो प्रोग्राम मैंने लिखा है ट्रायंगल की हाइट को कैलकुलेट करने का। मैंने एक प्रोग्राम बना लिया। अब मैंने इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया, अपने फाइल नेम दे दिया, मान लीजिए फाइल नेम डॉट जावा नाम से एक सेव कर दिया, ठीक है। डॉट जावा मेरे पास यहाँ पे क्या है? एक्सटेंशन का नेम है, फाइल का एक्सटेंशन है जिससे मैंने इसको सेव किया, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे बात को कि जब भी आप कंपाइलर को कोई भी फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए भेजेंगे, तो वो फाइल का नेम और फाइल का एक्सटेंशन सही होना चाहिए। फाइल का नेम आप कुछ भी डाल सकते हो और यहाँ पे एक्सटेंशन डॉट जावा में होना चाहिए, ठीक। कंपाइल करेंगे तो आपको जो कोड मिलेगा वो बाइट कोड होगा। अब बाइट कोड भी एक मशीन कोड ही है, लेकिन यहाँ पे उसे रन करता है जेवीएम। जेवीएम के अंदर वो कोड को रन किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो नया प्रोसेस था, इसमें आपका जो जेवीएम है वो हर एक कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है।
और जावा ने अपना डेवलपमेंट किट बना के रखा हुआ है, उस डेवलपमेंट किट को आपको अपने इंस्टॉल करने के लिए मिलता है आपके सिस्टम में। वैसे तो प्री इंस्टॉल सभी सिस्टम में आता है, विंडोज़ पीसीज़ में भी इंस्टॉल मिलते हैं पहले से ही, एप्पल के कंप्यूटर में भी इंस्टॉल मिलता है, लाइनक्स में भी मिलता है, तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही जेडीके पहले से इंस्टॉल होता है, जिसमें आपका जावा पहले से ही इंस्टॉल मिलता है। आपको सिर्फ जावा कंपाइलर से अपने जो सोर्स कोड है उसको रन करना होता है, आपको बाइट कोड मिल जाता है और वो बाइट कोड को आप जेवीएम से रन कराते हो। तो आपका वो जो जेवीएम से कोड रन करता है वो आपका उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे भी रन करता है, यानी कि विंडोज़ 7 पे भी रन करेगा। अगर आप उस कोड को विंडोज़ 10 में जेवीएम से रन करते हो तो वहाँ पे भी वो रन करेगा। ये जो बाइट कोड होता है, ये बाइट कोड आपका हर जगह पे रन कर सकता है, हर एक प्लेटफॉर्म पे। विंडोज़ 7 में भी रन कर सकता है, अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 10 में भी आप इसको रन कर सकते हो जावा लिखकर। आगे जो बाइट कोड है, बाइट कोड का जो फाइल होता है वो डॉट क्लास एक्सटेंशन के साथ आता है। तो आपका फ़ाइल नेम तो वही होगा जिस नाम से आपने सोर्स कोड बनाया था, उसी सोर्स कोड के नाम से फ़ाइल नेम होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन जो आपने लिखा था सोर्स कोड का डॉट जावा, वो बदल के डॉट क्लास में हो जाता है। तो आप इससे आइडेंटिफाई करते हो कि आपका ये बाइट कोड है। अब ये जो बाइट कोड होता है, इसको आप रन कैसे करोगे? जेवीएम से। जेवीएम से रन करने के लिए आपको दूसरे कंप्यूटर में सिर्फ लिखना है जावा और आगे आपका फ़ाइल नेम और उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास लिखना, ध्यान रखिएगा। डॉट क्लास लिखना पड़ेगा और जिस भी जगह पे ये कोड है उस जगह पे जाके इस कोड को रन करना पड़ेगा, तो आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। जावा कंपाइलेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे जेवीएम में आपके पास जीआईटी होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और यहाँ पे क्लासेस होती हैं और बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे जेआरई भी होता है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इन सभी कंपोनेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है वो दोनों ही इसके अंदर साथ में काम करता है। अब वो दोनों ही साथ में कैसे काम करता है, ऐसा समझिए कि कंपाइलर को जो इसेंशियल पार्ट होता है आपके प्रोग्राम का, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है कंपाइलर के थ्रू, और जो बचा हुआ रिमेनिंग कोड होता है उसको रन किया जाता है इंटरप्रेटर से, ठीक है। आगे हम लोग उसको समझेंगे कि कैसे एक्चुअली ये कंप्यूटर में जो आपका जावा का कोड होता है, ये बाइट कोड जो होता है, ये किस तरीके से आपका जेवीएम अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। पूछा जाए आपसे कि आपका जावा कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे डन होता है, तो जावा कंपाइलेशन प्रोसेस में आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आपका यहाँ पे जावा कंपाइलेशन प्रोसेस ख़त्म होता है। आई होप कि आपको यहाँ चीज़ें समझ में आई होंगी, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और फिर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच और जावा कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में भी समझाया। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे ये मैंने एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिए, तो आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, नीचे देखिए आप असेसमेंट के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। उनको रीड कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको अगर प्रोग्राम आगे डेवलप करने में कोई दिक्कत आए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें अपने से कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। बाय द वे अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता भी है तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो थैंक यू।